CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 9 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक गंगा। पृष्ठ संख्या 176। पाठ 11। झांसी की रानी। पृष्ठ के ऊपरी भाग में बाईं ओर एक QR कोड दिया गया है, जिसे स्कैन करके आप पाठ से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पाठ के ऊपरी भाग में दाईं ओर सुप्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी का चित्र दिया गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा प्रयागराज में हुई। अपने समय की प्रसिद्ध रचनाकार होने के साथ साथ वह एक स्वतंत्रता सेनानी भी थीं, जिसके कारण उन्हें 2 बार जेल भी जाना पड़ा था। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से जनमानस में राष्ट्रीय चेतना जगाई। उनके लेखन में देश प्रेम, स्त्री केंद्रित विषयों और स्वाधीनता संग्राम के प्रति गहन प्रतिबद्धता दिखाई देती है। उनकी भाषा की सहजता ने उनकी रचनाओं को व्यापक लोकप्रियता दिलाई। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं: मुकुल, त्रिधारा कविता संग्रह, बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे सादे चित्र कहानी संग्रह, कदम्ब का पेड़, सभा का खेल बाल साहित्य। सुभद्रा कुमारी चौहान को उनके कविता संग्रह मुकुल तथा कहानी संग्रह बिखरे मोती के लिए 2 बार शेक्सपियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1948 में उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। भारतीय डाक विभाग ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया। पृष्ठ के निचले भाग में एक मंजूषा दी गई है, जिसमें इस कविता का संक्षिप्त सार दिया गया है। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की बहुत प्रसिद्ध कविता है। यह कविता 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अविस्मरणीय अध्याय है। यह कविता रानी लक्ष्मीबाई के जीवन वृत्त, उनके संघर्ष और विद्रोह से हमारा ओजपूर्ण साक्षात्कार कराती है। यह कविता वीरता, उत्साह और देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है। यह पाठकों में जोश और साहस का संचार करती है तथा अपने देश के प्रति गर्व एवं स्वतंत्रता के लिए समर्पण की भावना जगाती है। कविता की कथात्मक शैली और गेयता इसे और अधिक जीवंत एवं प्रभावशाली बनाती हैं। झांसी की रानी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। पृष्ठ पर एक चित्र दिया गया है, जिसमें मनु यानी रानी लक्ष्मीबाई बचपन में अपने बाल सखाओं के साथ युद्ध के खेल खेल रही हैं। वे घोड़े पर सवार हैं और उनके बाल सखा उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 178।
महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों की विरदावली सी वह आई झांसी में। सुभट बुंदेलों की विरदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई। रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। पृष्ठ पर एक चित्र दिया गया है। यह चित्र गंगाधर राव की मरणासन्न स्थिति का है। रानी लक्ष्मीबाई उनके समीप बैठी हैं और दूर उनके दो संबंधी खड़े हैं। पृष्ठ संख्या 179। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया। व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी। बुंदेलहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। छिनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात। कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर दंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। पृष्ठ पर डलहौजी और एक अन्य ब्रिटिश अधिकारी का चित्र दिया गया है। दोनों झांसी पर कब्जा करने की अपनी कुटिल नीति के कारण प्रसन्न हैं। डलहौजी के हाथ में एक आदेश पत्र भी है। पृष्ठ संख्या 180। रानी रोई रनिवासों में बेगम गम से थी बेजार। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरे आमनी लाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के लो 9 लाख हार। यों पर्दे की इज्जत परदेशी के हाथ बिकानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कुटियों में थी विषम वेदना महलों में आहत अपमान। कुटियों में थी विषम वेदना महलों में आहत अपमान। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।
महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिनगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। पृष्ठ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें रानी लक्ष्मीबाई और नाना धुंधुपंत पेशवा जी अंग्रेजों से मुकाबला करने की रणनीति बना रहे हैं। पृष्ठ संख्या 181। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। पृष्ठ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें रानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र को पीठ से बांधकर घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि में हैं। यह चित्र उनके अद्भुत शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। पृष्ठ संख्या 182। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थीं, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंगनी, उसे वीर गति पानी थी, बुंदेलहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। पृष्ठ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें रानी लक्ष्मीबाई थक कर गिरे अपने घोड़े को उठाने का प्रयास कर रही हैं। उनके साथ उनका अंगरक्षक है और उनकी पीठ पर उनका दत्तक पुत्र भी है। पृष्ठ संख्या 183। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी।
तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी थी। पृष्ठ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें रानी लक्ष्मीबाई अदम्य साहस का परिचय देकर घोड़े पर सवार हो बड़े नाले को पार कर रही हैं। एक अंग्रेज सैनिक भी उनका पीछा कर रहा है। पृष्ठ के निचले भाग में एक चित्र दिया गया है जिसमें रानी की एक सखी युद्ध में सहयोग देते हुए घोड़ा दौड़ाकर ले जा रही है। पृष्ठ संख्या 184। अभ्यास। पहला शीर्षक रचना से संवाद। पहला उपशीर्षक मेरे उत्तर मेरे तर्क। दिए गए प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि आपको ये उत्तर उपयुक्त क्यों लगते हैं। पहला प्रश्न, झांसी की रानी कविता की पंक्ति बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी में नई जवानी शब्द किस भाव को व्यक्त करता है। क देश का स्वाभिमान। ख विद्रोह की चिंगारी। ग स्वाधीनता का भय। घ भारत की युवावस्था। दूसरा प्रश्न, लक्ष्मीबाई को छबीली कहना उनके व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है। क विनम्रता। ख शोभायुक्त। ग सहिष्णुता। घ कठोरता। तीसरा प्रश्न, बुझा दीप झांसी का पंक्ति का भावार्थ है। क अंग्रेजों का झांसी पर अधिकार हो जाना। ख झांसी राज्य की उम्मीदों का नष्ट हो जाना। ग राजा की आकस्मिक मृत्यु होना। घ रानी के जीवन में उदासी होना। चौथा प्रश्न, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। पंक्ति में स्वतंत्रता आंदोलन की किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है। क असहयोग आंदोलन। ख भारत छोड़ो आंदोलन। ग 1857 की क्रांति। घ सविनय अवज्ञा आंदोलन। पृष्ठ संख्या 185। पांचवा प्रश्न, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। पंक्ति में यह शब्द किसके लिए कहा गया है। क नवाबों के लिए। ख जनरल डलहौजी के लिए। ग लेफ्टिनेंट वॉकर के लिए। घ ब्रिटिश राज के लिए। दूसरा उपशीर्षक मेरी समझ मेरे विचार। दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, झांसी की रानी कविता के आधार पर बताइए कि लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल कौन कौन से थे। उनका बचपन दूसरों से किस प्रकार भिन्न था। दूसरा प्रश्न, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। पंक्ति के माध्यम से किस घटना की ओर संकेत किया गया है। तीसरा प्रश्न, महलों ने दी आग झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। पंक्ति समाज के विभिन्न वर्गों की एकता को दर्शाती है। इस एकता का स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में क्या महत्व है। चौथा प्रश्न, सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। पंक्ति में नीलाम छापते शब्द किसकी ओर संकेत करता है। यह भी बताइए कि किसकी नीलामी की जाती थी और क्यों। पांचवा प्रश्न, अभी उम्र कुल 23 की थी मनुज नहीं अवतारी थी। पंक्ति में अवतारी शब्द व्यक्ति के विशेष गुणों की ओर इंगित कर रहा है। कविता के आधार पर बताइए कि लक्ष्मीबाई के किन गुणों के कारण उनको अवतारी कहा गया है। पृष्ठ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें रानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र को पीठ से बांधकर घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि में हैं। यह चित्र उनके अद्भुत शौर्य और
पराक्रम का प्रतीक है। पृष्ठ संख्या 186। दूसरा शीर्षक विधा से संवाद। उपशीर्षक कविता में कहानी। यह कविता लक्ष्मीबाई के जीवन की घटनाओं पर आधारित है और अपनी संरचना में एक कथात्मक कविता है। कथात्मक कविता ऐसी कविता को कहते हैं जिसमें कविता और कहानी के तत्व परस्पर जुड़े होते हैं तथा घटनाओं का एक क्रम होता है। इस कविता में भी लक्ष्मीबाई के बचपन से लेकर वीर गति प्राप्त होने तक की कथा क्रम से देखने को मिलती है। पाठ की संरचना को समझते हुए इसमें वर्णित प्रमुख घटनाओं को समय रेखा यानी टाइमलाइन पर दर्शाएं। संकेत: लक्ष्मीबाई का बचपन, विवाह, अन्य घटनाएं आदि। तीसरा शीर्षक विषयों से संवाद। साझा साथ, साझा संघर्ष। पहला प्रश्न, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। ब्रिटिश राज किस नीति के कारण लावारिस का वारिस बन जाता था? अपने इतिहास के शिक्षक से पता लगाकर उस नीति के विषय में लिखिए। दूसरा प्रश्न, इस कविता में लक्ष्मीबाई की जीवन गाथा के साथ साथ अनेक वीरों के त्याग और बलिदान का भी उल्लेख है। उनकी सूची बनाइए तथा शिक्षक की सहायता से 1857 की क्रांति में उनके योगदान के विषय में लिखिए। तीसरा प्रश्न, यह कविता जिस समय और परिवेश में लिखी गई है उसमें युद्ध और अन्य साहसिक कार्य करना सामान्यतः पुरुषों का क्षेत्र माना जाता था। वर्तमान में लगभग हर क्षेत्र में महिलाएं कार्य कर रही हैं। नीचे कुछ ऐसे ही कार्य क्षेत्र दिए गए हैं। इन क्षेत्रों में काम करने वाली स्त्रियों के नाम और उनके विषय में लिखिए। आप चाहें तो इसमें अपनी समझ के अनुसार कुछ और कार्य क्षेत्र भी जोड़ सकते हैं। कार्य क्षेत्र: पहला, दमकल केंद्र फायर ब्रिगेड। दूसरा, रेलगाड़ी चालक। तीसरा, खेल के विभिन्न क्षेत्र। चौथा, व्यापार और प्रबंधन। पांचवा, विज्ञान और तकनीक। पृष्ठ संख्या 187। प्रश्न 4। चौथा प्रश्न, कविता में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित अनेक स्थानों के नाम आए हैं। अपने शिक्षक की सहायता से दिए गए मानचित्र में उन स्थानों, नगरों को चिन्हित करके नाम लिखिए। पृष्ठ पर भारत का मानचित्र दिया गया है जिसमें आपको अपने शिक्षक की सहायता से उन स्थानों, नगरों को चिन्हित करके लिखना है। पृष्ठ के निचले भाग में एक लिंक दिया गया है। स्रोत https://survey-in/user-files/1_160-state%20boundary.pdf। पृष्ठ संख्या 188। भाषा से संवाद के अंतर्गत व्याकरण की बात। शब्द एक, अर्थ अनेक। पहला, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। इस पंक्ति में नाना शब्द रेखांकित किया गया है। पंक्ति में रेखांकित शब्द पर ध्यान दीजिए। कविता में नाना शब्द नाना धुंधुपंथ के लिए प्रयुक्त हुआ है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग संदर्भ के अनुसार अन्य अर्थों में भी होता है, जैसे माता के, पिता के लिए तथा अनेक के अर्थ में। इस प्रकार अनेकार्थी शब्द वह शब्द है जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं। पृष्ठ पर दी गई तालिका में कविता की पंक्तियों में रेखांकित शब्द अनेकार्थी शब्द हैं। कविता के संदर्भ में उनके सही अर्थ पर
घेरा लगाइए। पृष्ठ पर एक तालिका दी गई है जिसके 2 कॉलम यानी स्तंभ हैं। पहला स्तंभ काव्य पंक्ति, दूसरा स्तंभ अर्थ। पहली काव्य पंक्ति, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाईं। इस पंक्ति में तीर शब्द को रेखांकित किया गया है। अर्थ, नदी का किनारा, बाण, सीसा। दूसरी काव्य पंक्ति, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। इस पंक्ति में विधि शब्द को रेखांकित किया गया है। अर्थ, शास्त्र में लिखी व्यवस्था, प्रणाली, विधाता, तरीका। तीसरी काव्य पंक्ति, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। अर्थ, युद्ध, संशय, युग्म। चौथी काव्य पंक्ति, हो मदमाती विजय मिटा दे, गोलों से चाहे झांसी। इस पंक्ति में गोलों शब्द को रेखांकित किया गया है। अर्थ, किसी पदार्थ का गोल पिंड, रस्सी, सूत, बर्फ का गोला, तोप से दागने वाले गोले, नारियल। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। इस पंक्ति में तेज शब्द को रेखांकित किया गया है। अर्थ, आभा, गति, तेज चाकू यानी धार। दूसरा प्रश्न, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी। इन पंक्तियों में रेखांकित शब्दों की वर्तनी पर ध्यान दीजिए। इन पंक्तियों में कानपुर, कानपुर इन शब्दों को रेखांकित किया गया है। रेखांकित शब्दों की वर्तनी पर ध्यान दीजिए। दोनों शब्दों की वर्तनी में थोड़ी भिन्नता है। कई बार रचनाकार कविता की लय, अर्थ की लय इत्यादि को ध्यान में रखते हुए भाषा के स्तर पर इस प्रकार का प्रयोग करते रहे हैं। इस कविता में अन्य शब्दों के भी ऐसे प्रयोग मिलते हैं। उन्हें ढूंढकर लिखिए और कक्षा में चर्चा कीजिए। इसी पाठ्यपुस्तक की अन्य कविताओं में भी आपने ऐसा प्रयोग देखा होगा, जहां किसी शब्द की मानक वर्तनी से भिन्न वर्तनी का प्रयोग किया गया है। अपने शिक्षक के साथ इस विषय पर चर्चा कीजिए। चर्चा से उभरे बिंदुओं को लिखकर उन पर अपने शिक्षक के साथ पुनः चर्चा कीजिए कि ऐसे प्रयोग क्यों किए गए हैं। पृष्ठ संख्या 189। दूसरा उपशीर्षक, मुहावरे। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। इस पंक्ति में दृढ़ निश्चय करने के अर्थ को व्यक्त करने के लिए मन में ठान लेना वाक्यांश का प्रयोग हुआ है, जो एक मुहावरा है। मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जो अपने शाब्दिक अर्थ से भिन्न एक विशेष और लाक्षणिक अर्थ व्यक्त करते हैं। इनके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य और प्रभाव उत्पन्न होता है। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। उन पंक्तियों में आए मुहावरे ढूंढकर लिखिए और उन मुहावरों का प्रयोग करते हुए नए वाक्य भी बनाइए। आपकी सुविधा के लिए एक उदाहरण दिया गया है। पृष्ठ पर एक तालिका दी गई है जिसके 3 स्तंभ हैं। पहला काव्य पंक्ति, दूसरा प्रयुक्त मुहावरा, तीसरा नया वाक्य। उदाहरण, काव्य पंक्ति, अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। प्रयुक्त मुहावरा, मुंह की खाना। नया वाक्य, मोहन ने सोचा था कि वह आसानी से जीत जाएगा, लेकिन अंत में उसे मुंह की खानी पड़ी। दूसरी काव्य पंक्ति, डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। तीसरी काव्य पंक्ति, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। चौथी काव्य पंक्ति, हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। पांचवी काव्य पंक्ति,
मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। प्रयुक्त मुहावरा स्तंभ और नया वाक्य स्तंभ में खाली स्थान दिया गया है, जिसे आपको स्वयं भरना है। पांचवा शीर्षक सृजन। पहला प्रश्न, लक्ष्मीबाई की सखियों कान्हा तथा मंदरा की ओर से लक्ष्मीबाई को एक पत्र लिखिए, जिसमें कान्हा तथा मंदरा द्वारा ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध युद्ध की रणनीति पर चर्चा की गई हो। दूसरा प्रश्न, युद्ध पूर्व रात्रि में झांसी की रानी के मन में अगले दिन की संभावनाओं को लेकर कई तरह के भाव और विचार उठ रहे होंगे। आपके जीवन में भी कई ऐसे क्षण आए होंगे जब आपने मानसिक ऊहापोह का अनुभव किया होगा। ऐसी किसी घटना के विषय में अपनी डायरी में लिखिए, जैसे परीक्षा के एक दिन पूर्व की स्थिति या 9वीं कक्षा में पहला दिन आदि। पृष्ठ संख्या 190। छठा शीर्षक गतिविधियां। पहला उपशीर्षक शौर्य के समाचार। यह कविता रानी लक्ष्मीबाई के जीवन की घटनाओं, उनकी वीरता और पराक्रम से हमारा साक्षात्कार कराती है। कविता में वर्णित घटनाओं को एक समाचार वाचक की तरह समाचार के रूप में प्रस्तुत कीजिए। संकेत, आज झांसी की रणभूमि पर रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी अद्भुत वीरता और शौर्य का परिचय दिया। दूसरा उपशीर्षक हर बोलों और हमारी कहानी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। इस पंक्ति में हर बोलों शब्द रेखांकित किया गया है। हरबोला बुंदेलखंड क्षेत्र में रहने वाले लोक गायकों का एक समुदाय है, जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की वीरतापूर्ण गाथा को अपने गीतों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम किया। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में एक लंबी और समृद्ध परंपरा रही है। इनके द्वारा गाए जाने वाले गीत सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मूल्यों को संरक्षित करने का एक जीवंत माध्यम है। आपके क्षेत्र में अथवा आपकी भाषा में भी ऐसे लोक गायक और उनके द्वारा गाए जाने वाले देशभक्तिपूर्ण गीत अवश्य प्रचलित होंगे। ऐसे गीतों का एक संकलन तैयार कीजिए और कक्षा में साझा कीजिए। पृष्ठ के निचले भाग में भाषा संगम से संबंधित एक मंजूषा दी गई है। भाषा संगम। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। इस पंक्ति में बहन शब्द को रेखांकित किया गया है। पृष्ठ पर बहन शब्द के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में पृष्ठ पर बहन शब्द के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कुछ भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त शब्दों की सूची दी गई है। हिंदी भाषा में बहन, संस्कृत भाषा में भगिनी स्वश्री, पंजाबी भाषा में भेण, उर्दू भाषा में बहन हमशीरा, कश्मीरी भाषा में बैनी, सिंधी भाषा में भेण, मराठी भाषा में बहिण, गुजराती भाषा में बहेन, कोंकणी भाषा में भयण, नेपाली भाषा में बैनी दीदी, बांग्ला भाषा में बोन भगिनी, असमिया भाषा में भनी बाई बाईदेव, मणिपुरी भाषा में मचन मनाओ, ओडिया भाषा में भौणी, तेलुगु भाषा में अक्क चेल्लेलू, तमिल भाषा में तंगय अक्का, मलयालम भाषा में सहोदरी पिंगलड़, कन्नड़ भाषा में सोदरी अक्क तंगी। इनके अतिरिक्त यदि आप बहन शब्द को किसी और भाषा में भी जानते हैं तो उस भाषा में भी लिखिए। इस वाक्य को अपनी मातृभाषा में भी लिखिए। मंजूषा के निचले भाग में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का एक वेब लिंक दिया गया है, जिस पर
विजिट करके आप विभिन्न भाषाओं में अपना शब्द ज्ञान बढ़ा सकते हैं। लिंक इस प्रकार है: https://शब्द.education.gov.in/lexicon.jsp। पृष्ठ संख्या 191। सातवां शीर्षक, झरोखे से। कविता में लक्ष्मीबाई की दो सखियों काना और मंदरा का उल्लेख मिलता है, जो युद्ध क्षेत्र में अंत तक लक्ष्मीबाई के साथ रहीं। लक्ष्मीबाई की सहेलियों में ऐसी ही एक और वीरांगना का नाम आता है, जिनका नाम था झलकारी बाई। इन्होंने भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बहुत ही वीरता के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। नीचे दिए गए लेख को पढ़कर आप 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के विषय में जान सकते हैं। पृष्ठ पर एक मंजूषा दी गई है, जिसमें झलकारी बाई जी के बारे में जानकारी है। झलकारी बाई इतिहास के पन्नों में लुप्त यह एक महान योद्धा की कहानी है, जिसने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाली झलकारी बाई केवल अपनी दृढ़ता और साहस से प्रेरित थीं, जो आगे चलकर एक आदरणीय योद्धा बनी। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को झांसी के निकट भोजला गांव में हुआ था। वह बड़ी होकर एक सैनिक और रानी लक्ष्मीबाई की विश्वसनीय सलाहकारों में से एक बन गईं। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही घुड़सवारी, अस्त्र शस्त्र की कला और एक योद्धा की तरह लड़ना सीख लिया था। उन्होंने अपने पति पूरन कोरी से तीरंदाजी, कुश्ती और निशानेबाजी भी सीखी। पूरन कोरी रानी लक्ष्मीबाई के पति राजा गंगाधर राव की सेना में एक सैनिक थे। झलकारी बाई अक्सर अपने पति के साथ शाही महल जाया करती थीं। रानी लक्ष्मीबाई को उनकी बहादुरी के बारे में पता चलने के बाद वे उनकी अच्छी सहेली बन गईं। झलकारी बाई का शारीरिक गठन और उनका चेहरा रानी लक्ष्मीबाई से मिलता जुलता था। जल्द ही झलकारी बाई को रानी लक्ष्मीबाई की दुर्गा दल नामक महिला सेना में पद मिल गया और वे अक्सर रानी की तरफ से महत्वपूर्ण निर्णय लिया करती थीं। राजा गंगाधर राव के निधन के बाद अंग्रेजों को उनका उत्तराधिकारी स्वीकार्य नहीं था, परंतु अंग्रेजों के विरोध के बावजूद रानी लक्ष्मीबाई ने शासन की बागडोर संभालने का फैसला किया। रानी लक्ष्मीबाई ने शासन की बागडोर संभालने का फैसला किया। लक्ष्मीबाई ने निकट भविष्य में होने वाली लड़ाई के लिए तैयारियां शुरू कर दीं। 1857 में सिपाहियों का विद्रोह बढ़ गया और उत्तरी एवं मध्य भारत के बड़े हिस्सों में फैल गया। दोबारा पढ़ता हूं। 1857 में सिपाहियों का विद्रोह बढ़ गया और उत्तरी एवं मध्य भारत के बड़े हिस्सों में फैल गया। वे सिपाही रानी लक्ष्मीबाई का समर्थन करने के लिए एकत्र हुए। झलकारी बाई को सेना की महिला टुकड़ी का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। पृष्ठ संख्या 192। 1858 में जब जनरल सर ह्यूरोज की कमान में अंग्रेजी सेना ने झांसी के किले पर हमला किया और किले को घेर लिया, तो झलकारी बाई और पूरन कोरी दोनों ने उसका कड़ा प्रतिरोध किया। झलकारी बाई ने जमकर लड़ाई लड़ी और रानी को अपने बच्चे के साथ महल छोड़ने का सुझाव दिया। झलकारी बाई ने स्वयं रानी लक्ष्मीबाई का वेश धारण किया, सेना की कमान संभाली और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, भ्रमित किए रखा
और उनकी यह चाल लंबे समय तक काम करती रही। झलकारी बाई की असली पहचान के बारे में अंग्रेज अनिश्चित थे और उनकी वजह से ही रानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे के साथ अपने महल से भाग सकीं। हालांकि उसी लड़ाई में पूरन कोरी अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए और जब झलकारी बाई ने यह सुना तो वह क्रोधित हो गईं। उन्होंने कई अंग्रेज सैनिकों को मार डाला और उनसे जमकर लड़ाई लड़ी। झलकारी बाई की यह कहानी बुंदेलखंड की लोक स्मृति का एक हिस्सा है। आज तक उनकी स्मृति लोगों के मन में जीवित है और उनके बहादुर करतब वहां की लोक कथाओं में बार बार उभर कर सामने आते हैं। उनके सम्मान में हर साल झलकारी बाई जयंती मनाई जाती है। अमर शहीद झलकारी बाई 1890 तक जीवित रहीं और वे अपने समय की शौर्य की प्रतिमूर्ति बन गई थीं। साभार https://indianculture.gov.in/hi/node/2790247। आठवां शीर्षक खोजबीन। पृष्ठ पर दी गई इंटरनेट कड़ियों तथा पुस्तकों के माध्यम से आप लक्ष्मीबाई तथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अन्य वीरांगनाओं और राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित बालिका कांति के अदम्य साहस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए लिंक है https://www.naiduniya.com/elephants-will-get-national-bravery-award-6774447। दूसरा लिंक है https://youtube/nyc-636YSBJ_QG_STCC-NCERT ऑफिशियल। भारत की महान नारियां श्रृंखला की पुस्तकें प्रकाशन विभाग नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित। पृष्ठ संख्या 193। अब अभ्यास का एक महत्वपूर्ण बिंदु, शब्द संपदा। फिरंगी अर्थात अंग्रेज, विलायती। मर्दानी मर्दाना अर्थात बहादुर, पुरुषोचित। छबीली छबीला अर्थात तेजस्वी, सुंदर, छवि वाली, सजीली। बर्छी अर्थात छोटा भाला। ढाल अर्थात तलवार, भाले आदि की आघात को रोकने का लोहे का बना कछुए की पीठ जैसा एक साधन। गाथाएं गाथा अर्थात कथा, प्रशंसा, गीत। अवतार अर्थात उतरना, नीचे आना, किसी देवता या ईश्वर का मनुष्यादि के रूप में जन्म लेना। नाना अर्थात माता का पिता, मातामह। अनेक प्रकार के, कई तरह के, विविध, अनेक, बहुत। दुर्ग अर्थात गढ़, किला, कठिन या तंग रास्ता। सुभट अर्थात रणकुशल, योद्धा। विरुदावली विरुद्ध अर्थात विस्तृत यशोगान, कीर्तिगाथा, वह कविता आदि जिसमें किसी के यश आदि का वर्णन किया गया हो।
प्रशंसा सूचक पदवी। विधि अर्थात सृष्टि की रचना करने वाला, कार्य करने का ढंग। संगति मेल, प्रयोग, शास्त्र सम्मत, व्यवस्था, धर्म ग्रंथ। समय बिरानी, बिराना अर्थात पराया। बिसात अर्थात फैलाव। हैसियत, शक्ति, सामर्थ्य, पूंजी। निपात अर्थात गिरना, चलाना, फेंकना, पतन, विनाश। बेजार अर्थात दुखी, ऊबा हुआ। सन्मुख अर्थात सम्मुख, जो सामने हो, भिड़ने वाला, अनुकूल। कृतज्ञ, उपकार मानने वाला। एहसानमंद, एहसानमंद। अविनाशी अर्थात नाश रहित, अक्षय, नित्य। मदमाती, मदमाता अर्थात मस्त, मदमत्त। स्मारक अर्थात किसी की स्मृति रक्षा के अभिप्राय से संस्थापित संस्था, भवन, स्तंभ आदि याद दिलाने वाला। अध्याय 11 समाप्त हुआ। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा 9 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक गंगा। वाचन स्वर डॉक्टर विनोद प्रसून। ध्वनियांकन मोहम्मद फैजान खान। संपादन विनीत कुमार शर्मा। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।